वाली बिरयानी। आओ आओ बिरयानी खाओ, वेजिटेबल बिरयानी, पत्ता बिरयानी, गिरीश की स्पेशल बिरयानी, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए। आओ आओ बिरयानी खाओ। गिरीश हर रोज की तरह आज भी अपनी बिरयानी बेच रहा होता है कि तभी उसके पास उमा नाम की एक औरत आती है और कहती है, भैया जरा एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए लगा दो और साथ में वो आपका स्पेशल मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, उससे बिरयानी ज्यादा चटपटी हो जाती है और बढ़िया लगती है। बहन जी, आपको वो थोड़ा सा मसाला बांध कर भी दे देता हूँ, उसे लेकर घर जाना और बड़े आराम से खाना। आप उसे किसी भी सब्जी में मिलाओगी तो एक नंबर स्वाद आएगा। अब गिरीश अपनी बिरयानी बनाकर उसे तैयार करके पत्ते पर परोसकर दे देता है, लेकिन जैसे ही उमा उसे लेकर टेबल पर खाने के लिए जा रही होती है तभी वो पत्ता बीच में से फट जाता है और सारी बिरयानी फैल जाती है। हे भगवान, ये तो वही कहावत हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा। ये सारी बिरयानी तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? तभी गिरीश भी सब कुछ देखते हुए हंसते हुए कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बहन जी, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। अब पत्ता ही नाजुक था, मैं आपके लिए दोबारा से बिरयानी दे देता हूँ, आपको उसके पैसे नहीं देने। उमा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद दोबारा से बिरयानी लेकर बड़े मजे से खाती है। जाते हुए वो पैसे देकर जाती है और कहती है, गिरीश भाई, ये आपके हाथों का स्वाद तो आपकी बिरयानी का है ना, और आपके मसाले का है। वैसे आप इस पत्ते पर ही इसे क्यों बेचते हो? अगर आप इसे प्लास्टिक की प्लेट में बेचोगे तो कम से कम ये गिरने का डर नहीं होगा, और फिर भी अगर गिरती है तो वो ग्राहक की गलती होगी, आपकी नहीं। गिरीश ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उमा को जवाब दिया, बहन जी, मेरी खासियत ही तो ये बिरयानी है जिसे मैं पत्ते पर बेचता हूँ। मेरे दादा के समय से हमारा खानदान इस बिरयानी को ऐसे ही बेच रहा है। अब अगर मैं इस बिरयानी को बेचने के तरीके के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने बाप दादा के रिवाज के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, वैसे ये बात तो है, जो सुकून इस पत्ते वाली बिरयानी को खाने में आता है वो प्लास्टिक की प्लेट में खाने वाली बिरयानी में कहाँ। और वैसे भी वो प्लेट रही तो क्या हुआ, पर्यावरण को नुकसान तो करती है। गिरीश ऐसे ही सुबह से शाम तक बिरयानी बेचता है और घर आ जाता है। गिरीश कोई मामूली इंसान नहीं था, गांव में सबसे पहले गाड़ी उसी के पास थी। उसके पास एक बड़ी सी कोठी थी, लेकिन फिर भी वो बनियान और लुंगी में कंधे पर गमछा बांधे हुए बिरयानी बेचा करता था। जैसे ही वो घर आया तो सोने से लदी हुई उसकी पत्नी रूपा ने कहा, हाँ, अगर हम दोनों साथ चलते हैं तो क्या कोई कह सकता है कि आप मेरे पति हो? भगवान की दया से इतना अच्छा काम चलता है हमारा, फिर भी न ही आप अपने साथ कोई नौकर रखते हो और न ही अपने पत्ता बिरयानी बेचने के स्टाइल को बदलते हो। इंसान कभी अपनी खाल बदल सकता है क्या रूपा? समझो ये भी कुछ ऐसा ही है, मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। तो कम से कम भगवान के लिए नहा धोकर तैयार तो हो जाइए। आज हमारी बेटी नंदिनी शहर से पढ़ लिख कर वापस आ रही है, उसका कॉलेज पूरा हो गया है। वो आपको ऐसे देखेगी तो पहचानने से भी मना कर देगी, शहरी लड़की हो गई है। आपको पता है पापा, शहर के अंदर भी चर्चा होती है कि मधुपुर गांव के अंदर कोई पत्ता बिरयानी बेचता है। मैंने भी उन सब लोगों को बड़े गर्व से बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा है। सुन रही हो तुम, कितने चर्चे हैं मेरे। बस बस रहने दे नंदिनी, तुझे कुछ चाहिए क्या जो तू अपने पिता को चने के झाड़ पर चढ़ा रही है? पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गिरीश बहुत सारी बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बेचने के लिए जाने लगता है उसे चक्कर आने लगते हैं। तो नंदिनी कहती है, अरे पापा, आपको तो बुखार है, एक काम करिए, आज आप बिरयानी बेचने के लिए मत जाइए, आराम कर लीजिए। कैसी बातें कर रही हो नंदिनी, कम से कम 30 किलो बिरयानी बनाकर तैयार की है मैंने, अगर मैं बेचने नहीं गया तो ये बर्बाद हो जाएगी। पापा भूल गए क्या, मेरी रगों में भी तो आपका ही खून है। मैं चली जाती हूँ बिरयानी बेचने, 50 रुपए की प्लेट है ना आपकी बिरयानी की, मैं बेच दूंगी। बस इसे धीमी आंच पर चढ़ा कर रखना है और जो जो मांगे उसे परोस कर दे देना है, इतना ही तो करना है। अब गिरीश नंदिनी को बिरयानी बेचने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी सब लोगों को कम कम बिरयानी देकर अपने मन में खुश हो रही होती है। हाँ, आखिर मैं पिताजी को साबित करके रहूंगी कि वो जो बेकार में भर भर के लोगों को बिरयानी देते हैं, जब ज्यादा पैसे बनेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। हाँ।
वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह उमा ठेले पर बिरयानी खाने आती है। वो बिरयानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तो उसके बूढ़े हाथ कांपने लगते हैं और पत्ता फट जाता है। उमा नंदिनी से कहती है, बेटा मेरा पत्ता फट गया है, मुझे नई बिरयानी दे दो। अरे अम्मा, पागल हो गई हो क्या? आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका पत्ता फटा है। अगर मैंने ठेले से ये बिरयानी आपको दे दी तो मेरा काम तो खत्म ही हो गया। अगर ये पत्ता फटा है तो ये आपकी गलती है। मैं आपको दोबारा बिरयानी देकर अपना नुकसान नहीं करूंगी। लेकिन तेरे पिताजी तो इसी तरह बिरयानी बेचते थे, जब भी पत्ता फट जाता था तो वो नई बिरयानी देते थे। अम्मा एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लो, जो गलती पिताजी किया करते थे वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब खानी है तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। ऐसे करके नंदिनी सच में मुनाफे में बिरयानी बेचकर शाम को घर आ जाती है और बड़ी खुशी से वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए कहती है, देखिए पिताजी, इस बार मैंने मुनाफे में बिरयानी बेची है। आप भी खुश हो जाएंगे कि आपकी बेटी भी किसी के बेटों से कम नहीं है। गिरीश जैसे ही पैसे गिनता है तो तुरंत ही समझ जाता है कि नंदिनी ने ठेले पर क्या क्या किया होगा, लेकिन वो खामोश रहता है। फिर अगले दिन वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करता है और नंदिनी भी खुशी खुशी फिर से बिरयानी बेचने चली जाती है और वो वापस वही सब कर रही होती है। तभी एक बच्ची वहाँ पर आती है। दीदी, मुझे 10 रुपए की बिरयानी दे दो ना, बहुत भूख लगी है। सुबह से कचरा बीनकर बस ये 10 रुपए ही जमा हुए हैं। पागल हो गई है क्या? 50 रुपए की प्लेट है, मेरे पापा की बिरयानी है ये, भले ही जा और कचरा जमा कर, लेकिन जब तक 50 रुपए नहीं होंगे मैं तुझे बिरयानी नहीं दूंगी, समझी? वो बच्ची उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गिरीश आता है और उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे वापस ठेले पर लेकर आता है और कहता है, नंदिनी, मैंने भगवान की दया से बहुत पैसे कमाए। मैं चाहता तो इस ठेले की जगह एक होटल खोल सकता था, पर मैंने नहीं खोला ताकि गरीब लोग दिल से और जड़ों से इस ठेले से जुड़े रह सके। मैं चाहता तो प्लास्टिक या कागज की प्लेटों का इस्तेमाल कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, ताकि पत्तों पर बनी बिरयानी खाकर गरीब लोग प्रकृति माँ के स्पर्श को महसूस कर सके। मैं ये बिरयानी का धंधा इतने अच्छे से इसलिए चला पाया क्योंकि मैंने इसे धंधा नहीं, अपना परिवार समझा। पर पापा! नहीं बेटा, मैंने कभी भी बेटी होने का अफसोस नहीं किया। हमेशा ये सोचा कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, और तूने ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे बोला कि तूने बेटों से अच्छा काम किया है, लेकिन शुरू से मैं यही चाहता था, जब से रूपा गर्भवती थी, कि मेरे घर में लक्ष्मी आए। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ खड़े सभी लोगों से वो माफी मांगती है जिनके साथ उसने बदसलूकी की थी। जिसके बाद उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं समझदार हूँ और आपका व्यवसाय अच्छे से चला सकती हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं आपके सपनों पर खरी नहीं उतर पाई। एक बेटी तो अपने पिताजी के लिए हमेशा गर्व होती है, और तू शहर से पढ़ लिख कर आई है, तो वैसे भी तूने मुझे गर्व से भर दिया है, इसीलिए इतना मत सोच, और अब अपने पिताजी के लिए भी पत्तों वाली बिरयानी लगा। गिरीश खुश हो जाता है और नंदिनी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो पिताजी के लिए पत्तों वाली बिरयानी लगाती है और दोनों बाप बेटी अपने ही ठेले पर खड़े होकर बिरयानी खाते हैं। इसके बाद गिरीश अपना काम संभालने की जिम्मेदारी नंदिनी को ही दे देता है और नंदिनी वादा करती है कि वो कभी भी अब किसी भी ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं